नमस्कार। तो आज हमारे हाथ में जो स्रोत है वो देखने में बड़ा सीधा साधा है। भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानियों की एक लिस्ट। मतलब ऐसा लगता है जैसे स्कूल की कोई किताब हो, है ना? है तो, लेकिन हमारा इरादा इसे सिर्फ रटना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इरादा है इसके पीछे की कहानी और तर्क को समझना। सही कहा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शहर, सत्ता, इतिहास और संस्कृति के मतलब केंद्र हैं, और हर राजधानी के चुने जाने के पीछे एक वजह है, एक कहानी है। तो आज का मिशन यही है, इस लिस्ट को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये शहर ही राजधानियां क्यों बने। ये एक शानदार तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। देश के कह सकते हैं उत्तरी सिरे से। हाँ, एक नक्शा बनाते हैं दिमाग में और सबसे ऊपर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो उत्तर से शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला। शिमला का नाम सुनते ही मतलब मेरे तो मन में पहाड़ और छुट्टियां ही आती हैं। और आना भी चाहिए। लेकिन शिमला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है। एक्चुअली ये अंग्रेजों के समय में भारत की ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल हुआ करती थी। अच्छा। तो जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसके पास पहले से ही एक राजधानी के तौर पर काम करने का मतलब पूरा एक प्रशासनिक ढांचा था, एक इतिहास था। तो ये एक स्वाभाविक पसंद थी। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ भी हुआ। अपनी लोकेशन और एक स्थापित शहर होने की वजह से उसे चुना गया। अच्छा, तो ये विरासत का मामला है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसका क्या? लखनऊ का मामला संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। देखिए, ये शहर हमेशा से अवध क्षेत्र का दिल रहा है, नवाबों का शहर, कला और साहित्य का केंद्र। तो जब उत्तर प्रदेश बना तो लखनऊ को राजधानी बनाना उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को एक तरह से सम्मान देने जैसा था। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन उत्तर भारत की इसी लिस्ट में एक नाम है जो हमेशा थोड़ा अलग लगता है, चंडीगढ़। स्रोत के मुताबिक ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, और ये सिर्फ कोई प्रशासनिक संयोग नहीं है। ये 1966 के एक बहुत बड़े राजनीतिक समझौते का नतीजा है। अच्छा। जब भाषा के आधार पर पुराने पंजाब राज्य का बंटवारा हुआ और हरियाणा बना, तो दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर अपना हक जता रहे थे। और शहर भी तो वो एकदम नया था, योजना से बसाया हुआ। बिल्कुल, ली कॉर्बुज़िए का डिजाइन किया हुआ एक आधुनिक शहर। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? वही मैं सोच रही थी। समाधान ये था कि चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसे दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित कर दिया गया। ये एक अनोखा राजनीतिक हल था, ताकि किसी एक का दावा मजबूत न हो और दोनों राज्यों का काम भी चलता रहे। वाह, मतलब एक शहर के पीछे इतना बड़ा राजनीतिक इतिहास। तो उत्तर की इन राजनीतिक और ऐतिहासिक राजधानियों से अब हम पश्चिम की ओर चलते हैं। हाँ, पश्चिम भारत में हमें राजधानियों के कुछ अलग ही मॉडल देखने को मिलते हैं। जैसे कि लिस्ट में है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये तो मतलब अपने आप में बहुत बड़े और मशहूर शहर है। सही कहा। मुंबई को तो देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। वो एक स्वाभाविक पसंद थी। और जयपुर भी अपने इतिहास, पर्यटन और व्यापार की वजह से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो ये समय के साथ अपने आप ही सत्ता के केंद्र बन गए। हाँ, इन्हें ऑर्गेनिक कैपिटल्स कहा जा सकता है। लेकिन इसी लिस्ट में गुजरात का नाम भी है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है। गुजरात का सबसे बड़ा और मशहूर शहर तो अहमदाबाद है, फिर राजधानी गांधीनगर क्यों? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और ये प्लान्ड सिटी यानी योजना बनाकर बसाए गए शहरों के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। अच्छा। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक और मतलब काफी भीड़-भाड़ वाला औद्योगिक शहर था। हाँ। आजादी के बाद सरकार एक ऐसी राजधानी चाहती थी जो आधुनिक हो, प्रशासनिक कामों के लिए कुशल हो और जिसका नाम महात्मा गांधी को समर्पित हो। अच्छा। इसीलिए साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के पास ही गांधीनगर को पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया। मतलब एक शहर को खास तौर पर राजधानी बनने के लिए ही बनाया गया। बिल्कुल। और इसी क्षेत्र में गोवा भी है, राजधानी पल्ली के साथ छोटा सा। हाँ, और पणजी हमें याद दिलाता है कि हर राजधानी को मुंबई या जयपुर जैसा महानगर होने की जरूरत नहीं है। गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए पणजी एक परफेक्ट प्रशासनिक केंद्र है जो राज्य के चरित्र को भी दिखाता है, शांत और सुंदर। पश्चिम के इन बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों के बाद चलिए अब भारत के उस हिस्से की ओर चलते हैं जहां इतिहास और संस्कृति की बहुत गहरी छाप है, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत की राजधानियां तो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाती हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है बिहार की राजधानी पटना।
पटना का इतिहास तो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये कभी पाटलिपुत्र कहलाता था। हाँ, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। बिल्कुल, इतने महान साम्राज्यों की राजधानी रह चुका है ये शहर, तो बिहार के लिए पटना के अलावा कोई और विकल्प सोचना भी मुश्किल था। सही बात है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को देखिए। ये कलकत्ता के नाम से ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी। हाँ। आज भी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र है। और झारखंड और ओडिशा, इनकी राजधानियां हैं रांची और भुवनेश्वर। ये दोनों दिलचस्प मामले हैं। भुवनेश्वर का इतिहास भी बहुत पुराना है, मंदिरों का शहर। लेकिन आधुनिक भुवनेश्वर को आजादी के बाद योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। अच्छा, ये भी एक प्लान्ड सिटी है। एक तरह से, हाँ। वहीं रांची साल 2000 में बने नए राज्य झारखंड की राजधानी है। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि ये दक्षिणी बिहार के आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा और केंद्रीय शहर था और नए राज्य की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सकता था। यानी यहाँ भी हमें विरासत और एक नई शुरुआत दोनों का मिश्रण दिखता है। अब देश के मध्य भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सूची थोड़ी छोटी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ये एक सीधी और सरल जोड़ी लगती है और इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है? साल 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो जब राज्य का बंटवारा हुआ तो भोपाल मध्य प्रदेश के पास रहा। छत्तीसगढ़ के लिए एक नई राजधानी की जरूरत थी और रायपुर उस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर था, इसलिए उसे राजधानी बनाया गया। करते हैं जिसे अक्सर 7 सिस्टर्स कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत। यहाँ के नाम शायद उतने जाने पहचाने ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ भी दिलचस्प कहानियां होंगी। बिल्कुल, और इस क्षेत्र को सिर्फ एक समूह की तरह देखना इसकी विविधता के साथ अन्याय होगा। हर राज्य और उसकी राजधानी की अपनी एक अलग पहचान है। लिस्ट काफी लंबी है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला और सिक्किम गंगटोक। और एक राज्य असम भी है जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम वाला मामला मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। और ये कंफ्यूजन जायज है। देखिए, असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, लेकिन राजधानी दिसपुर है, जो गुवाहाटी का ही एक छोटा सा इलाका है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी इतिहास है। 1972 तक असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी। अच्छा, शिलोंग। हाँ, लेकिन जब मेघालय एक अलग राज्य बना तो वो खूबसूरत हिल स्टेशन शिलोंग उसकी राजधानी बन गई। तो असम को एक नई राजधानी की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। तब अस्थायी तौर पर गुवाहाटी के एक हिस्से दिसपुर को प्रशासनिक केंद्र बनाया गया और धीरे धीरे यही स्थायी राजधानी बन गई। ये एक बहुत ही व्यवहारिक एक प्रैक्टिकल फैसला था। और बाकी पूर्वोत्तर की राजधानियां जैसे कोहिमा या इम्फाल? कोहिमा और इम्फाल जैसे शहरों का महत्व ऐतिहासिक और सामरिक है। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भयंकर लड़ाइयों के गवाह रहे हैं। ओहो। इन शहरों को राजधानी बनाना वहां के लोगों के बलिदान और उनकी पहचान को सम्मान देना था। और शिलोंग, गंगटोक, आइजोल, ये सब अपनी अपनी जनजातीय संस्कृति और पहाड़ी खूबसूरती के केंद्र हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं है, बल्कि अपनी अपनी अनोखी पहचान के प्रतीक हैं। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि पहचान और सम्मान की राजनीति भी है। बहुत खूब। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, दक्षिण भारत। यहाँ भी कुछ बहुत बड़े और आधुनिक शहर हैं। हाँ, और यहाँ हमें राजधानियों का एक और दिलचस्प रूप देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी और भविष्य की महत्वाकांक्षा। लिस्ट में सबसे पहले है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ये तो भारत का आईटी हब है। बिल्कुल। बेंगलुरु हमेशा से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है, लेकिन पिछले 30 सालों में ये भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है। अब इसकी पहचान सिर्फ कर्नाटक की राजधानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के तौर पर है। सही बात है। और ऐसा ही कुछ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के साथ भी है। ये भी बड़े औद्योगिक और तकनीकी केंद्र हैं। और केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम, ये नाम बोलने में हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, इसे टुकड़ों में देखना आसान है। थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम। ये एक प्राचीन शहर है जिसका अपना एक अलग चरित्र है। ये बेंगलोर या हैदराबाद की तरह औद्योगिक नहीं, बल्कि अकादमिक और प्रशासनिक केंद्र के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। दक्षिण की सूची में एक और जोड़ी है जो हाल के इतिहास का नतीजा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बताई गई है। यहाँ क्या हुआ था? ये भी 2014 के बंटवारे की कहानी है। जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना तो हैदराबाद, जो कि एक बहुत विकसित शहर था, वो तेलंगाना के हिस्से में चला गया। हाँ,
तो समझौते के तहत यह तय हुआ कि हैदराबाद 10 साल तक दोनों राज्यों की साझा राजधानी रहेगा और इस बीच आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी बना लेगा। और उन्होंने अमरावती को चुना। हाँ, अमरावती को एक बिल्कुल नई भविष्य की स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाने की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। हाँ, मतलब राजनीतिक और आर्थिक कारणों से यह प्रोजेक्ट उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया जितनी उम्मीद थी। ये दिखाता है कि एक राजधानी बनाना सिर्फ इमारतें बनाना नहीं है, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो हमने पूरे भारत का एक चक्कर लगा लिया और ये सिर्फ एक लिस्ट पढ़ने जैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं। हमने देखा कि कोई शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत की वजह से राजधानी है, जैसे पटना या शिमला। कोई अपनी आर्थिक ताकत की वजह से, जैसे मुंबई। कुछ को खास तौर पर राजधानी बनने के लिए ही बसाया गया, जैसे गांधीनगर और चंडीगढ़। और कुछ राजधानियां राजनीतिक बंटवारे और एक नई पहचान की तलाश में बनी, जैसे रांची और रायपुर। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये दिखाता है कि भारत की विविधता सिर्फ इसकी संस्कृति या भाषाओं में ही नहीं है, बल्कि इसके शहरों और उनकी राजधानियों के चरित्र में भी झलकती है। हर राजधानी अपने राज्य की कहानी कहती है। तो ये थी भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों की कहानी, एक लिस्ट के पीछे छिपी हुई। हमने सिर्फ क्या और कहां पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि क्यों को समझने की कोशिश की। और यही किसी भी जानकारी को ज्ञान में बदलने का तरीका है, सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि उनके बीच के संबंधों और उनके पीछे की वजहों को समझना। ये बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ती है। हमने देखा कि राजधानियां शक्ति, पहचान और महत्वाकांक्षा का प्रतीक होती हैं। ये वो जगह हैं जहां से पूरे राज्य का भविष्य तय होता है। सही कहा। ये शहर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा का आईना होते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, हमने देखा कि समय के साथ राजधानियां कैसे बनती और बदलती हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में, जहां सरकारें ऑनलाइन काम कर सकती हैं और लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं, क्या एक भौतिक, एक केंद्रीय राजधानी का विचार भविष्य में भी उतना ही मायने रखेगा? बहुत गहरा सवाल है। या फिर सत्ता का केंद्र धीरे धीरे विकेंद्रीकृत होकर इन शहरों की पारंपरिक भूमिका को ही बदल देगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाले दशकों में मिलेगा।